वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडी से। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का हम लोग 13 चैप्टर प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोगों ने बायल के नियम तक देखे थे। उसके पहले हम लोग गैस का जो नियम के अनुसार देखे थे, फिर उसके बाद आदर्श गैस का देखे थे। आदर्श गैस का हम लोग वीडियो देखे थे और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अब उसके आदर्श गुण के आदर्श गैस के क्या क्या गुण होते हैं उस चीज़ को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं। तो पहला हमारे पास ये दिया गया, देखिए कि ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः क्या करते हैं, पालन करते हैं। ये जो आदर्श गैस होते हैं ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः क्या करते हैं, पालन करते हैं। क्लियर। तो ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः क्या करते हैं, पालन करते हैं। जो आदर्श गैस है आपके भाई, क्या है, आदर्श गैस। आदर्श गैस, ये आदर्श हो गया, ये आदर्श गैस हो गया। ये आदर्श गैस क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं। ये बायल तथा चार्ल्स के, ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। पूर्णतः पालन करते हैं। ठीक है, ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। ये फर्स्ट कंटेंट के हिसाब से हो गया। सेकेंड कंटेंट की बात करते हैं तो सेकेंड कंटेंट में क्या होता है, इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता है। पारस्परिक आकर्षण नहीं होता है। थर्ड चीज की बात करते हैं तो इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ठीक है, तो ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का क्या करते हैं, पूर्णतः पालन करते हैं। ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः क्या करते हैं, पालन करते हैं। ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ से पालन कर रहे हैं। ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन कर रहे हैं। इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता। इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक है, तो ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता। ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता। इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता। इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। तो ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता। इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता। इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। इनके अणुओं का आकार गैस की तुलना में आयतन में नगण्य होता है। इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। क्लियर।
तो ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता। इनके अणुओं के आकार गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होते हैं। इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में क्या होते हैं? नगण्य होते हैं। इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में क्या होते हैं? नगण्य होते हैं। क्लियर? तो ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता। इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता। ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता। ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता। तो ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता। इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में क्या होता है? नगण्य होता है। तो ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन नहीं करते। जिस तरीके से अणु का हम लोग करते हैं, उसी अणु के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ का हम लोग कंटेंट को हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं। ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं और इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता। इनके अणुओं के मध्य क्या होता है? पारस्परिक आकर्षण नहीं होता। इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में क्या होता है? नगण्य होता है। इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में क्या होता है? नगण्य होता है। ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता। इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता। ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता। ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता। इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में बहुत ही नगण्य होता है। तो बहुत ही नगण्य होता है। तो इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो अणु की अपेक्षा में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जो कि अणु होते हैं अणु, और ये हो जाता है आप लोगों का परमाणु। परमाणु का ये होता है केंद्रीय भाग। परमाणु का केंद्रीय भाग, और केंद्रीय भाग के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो ये होता है आप लोगों का नाभिक। क्या होता है भाई? नाभिक। ये आपका नाभिक, ये आपका केंद्रीय भाग, ये आपका अणु, ये आपका परमाणु, ये आपका केंद्रीय भाग, ये आपका नाभिक। क्लियर? तो इस बेस पे देखते हैं। तो नाभिक के बेस में 2 पार्टिकल्स कण होते हैं। इस कण में 2 कण होते हैं। पहला न्यूट्रॉन के बेस पे होता है और एक आप लोगों का प्रोटॉन के बेस पे होता है। ठीक है? ये आप लोगों का अनावेशित होता है। ये आपका धनावेशित होता है। धनावेशित होता है। और इसका चक्कर लगाने वाला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि क्या होता है? ऋणावेशित होता है। ऋणावेशित होता है। ऋणावेशित होता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बद्ध इलेक्ट्रॉन होता है और एक क्या होता है? ये बद्ध इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये क्या हो जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो इस बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता। इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता। इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता है। इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ये जो अणु होते हैं भाई, वो छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। ये जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के क्या होते हैं? बने होते हैं। ये जो अणु होते हैं वो क्या होता है? छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के क्या होते हैं? बने होते हैं। और परमाणु के केंद्रीय भाग की बात करते हैं। परमाणु की जब हम लोग किसकी बात करते हैं? केंद्रीय भाग की। परमाणु की हम लोग किसकी बात करते हैं भाई? परमाणु में जब हम लोग इसकी केंद्रीय भाग की बात करते हैं। परमाणु हम लोग इसकी किसकी बात करते हैं? इसकी केंद्रीय भाग की बात करते हैं। परमाणु हम लोग किसकी बात करते हैं? केंद्रीय भाग की बात करते हैं। परमाणु हम लोग किसकी बात करते हैं भाई? केंद्रीय
भाग की बात करते हैं तो ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता। इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। आदर्श गैस, ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता। इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में क्या होता है? नगण्य होता है। इनके अणुओं का आकार गैस की तुलना में क्या होता है? नगण्य होता है। इनके अणुओं का आकार गैस की तुलना में क्या होता है? नगण्य के बेस पे होता है। इसके अणुओं के आकार में गैस की तुलना में क्या होता है? ये आप लोगों का नगण्य होता है। तो ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पालन पूर्णतः करते हैं। इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता है। इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। अणु, परमाणु, केंद्रीय भाग, नाभिक, कण, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बेस पे इसमें अनावेशित होता है। न्यूट्रॉन में अनावेशित होता है। प्रोटॉन में क्या होता है? धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन ये ऋणावेशित होता है। ये होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन होता है। ये होता है आप लोगों का मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के बेस में होता है, दूसरा बद्ध इलेक्ट्रॉन के बेस में होता है। बद्ध इलेक्ट्रॉन और ये इसके बेस होता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के बेस होता है। तो अणु क्या होता है? छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। अणु क्या होते हैं भाई? छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। और परमाणु के केंद्रीय भाग में कौन स्थित होता है? नाभिक स्थित होता है। परमाणु के केंद्रीय भाग में कौन स्थित होता है? नाभिक स्थित होता है। नाभिक में कितने कण होते हैं? तो नाभिक में 2 कण मौजूद होते हैं। एक न्यूट्रॉन के बेस में होता है, दूसरा प्रोटॉन के बेस में होता है। एक किसके बेस में होता है? न्यूट्रॉन के बेस में, दूसरा प्रोटॉन के बेस में। न्यूट्रॉन क्या होता है? अनावेशित होता है। प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? अनावेशित होता है। दूसरा प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन धनावेशित होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? अनावेशित होता है। प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित होता है। और इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन 2 तरीके के होते हैं, एक बद्ध इलेक्ट्रॉन होता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। नाभिक के पास जो निकट कक्षा में स्थित होता है वो बद्ध इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि वह नाभिक से बद्ध रहता है, दृढ़तापूर्वक जुड़ा हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है। उसके साथ उसकी जो प्रबलता होती है वह बहुत अधिक होती है। इस कारण से उस चीज को हम लोग बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो कि नाभिक के अत्यंत निकट पर स्थित होती है, जो नाभिक से बंधी होती है, वो आप लोग बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन नाभिक के दूर स्थित कक्षा में जो स्थित होते हैं उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर स्थित होकर के वे कक्षाओं में गति न करके वे पृष्ठों पर गति करते हैं और वे नाभिक से स्वतंत्र होकर के गति करते रहते हैं। इस कारण उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसको क्या इलेक्ट्रॉन कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार यहाँ पर हमारे पास 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, एक बद्ध इलेक्ट्रॉन मिलता है, दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलता है। एक बद्ध इलेक्ट्रॉन मिलता है, दूसरा मिलता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। एक हमारे पास क्या मिलता है? बद्ध इलेक्ट्रॉन मिलता है, दूसरा क्या मिलता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलता है। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो यहाँ पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के बेस में मिलता है तो दूसरा बद्ध इलेक्ट्रॉन के बेस में मिलता है। एक बद्ध इलेक्ट्रॉन के बेस में मिलता है तो दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन के बेस में मिलता है। तो एक को आप लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन को लेकर के चलना है तो दूसरा बद्ध इलेक्ट्रॉन को लेकर के चलना है। तो एक को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे तो दूसरा को बद्ध इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आदर्श गैस ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता है। इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। अणु, परमाणु का केंद्रीय भाग, नाभिक, कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अनावेशित, धनावेशित, इलेक्ट्रॉन, ऋणावेशित, बद्ध इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बेस में जो होते हैं तो ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता। इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता है। इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में क्या होता है? नगण्य होता है। अणु, परमाणु के बेस हम लोग केंद्रीय भाग के बेस में देखते हैं, जिससे नाभिक, कण के बेस में, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के बेस में होता है, जिसमें अनावेशित, धनावेशित के बेस में होता है, इलेक्ट्रॉन जिसमें ऋणावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन जिस पर ये चक्का लगाते रहते हैं। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्का लगाते रहते हैं। अब नाभिक में तो जो ऋणावेशित के कारण ये होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो आप लोगों का 2 कण अगर मौजूद रहते हैं, जिसमें से एक कण अगर दूसरे कण से प्रबल शक्ति है तो उसमें क्या जो इलेक्ट्रॉन है वह अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसके कारण वहां से जो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह दूसरे कण के पास आ जाते हैं, क्योंकि पहले कण से दूसरा कण क्या है? प्रबल है। इस कारण से जब इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है वह धनावेशित हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऋणावेशित हो जाता है। अर्थात जो धनी है वो धनावेश हो जाता है, जो ऋणी है वो ऋणावेश हो जाता है, क्योंकि जो ऋणी है वही तो एक दूसरे के पास से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इसे जो ग्रहण करता है वो ऋणावेश हो जाता है और जो देता है, जो त्यागता है वो क्या हो जाता है? धनावेश होता है। इस पर ऋणावेश का जो भार होता है वह धनावेश से ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम बढ़ जाती है। उसकी अधिकता बढ़ जाती है किसके तुलना में? जो वहां पर दूसरे कण की तुलना में बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस बेस पे आप लोग अणु के बेस पे देख लिए, परमाणु के बेस पे देख लिए, उसके केंद्रीय भाग के बेस पे देख लिए, नाभिक के बेस पे देख लिए, नाभिक में मौजूद कण जो होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के बेस पे देख लिए, अनावेशित के बेस पे देख लिए, धनावेशित के अनावेशित और धनावेशित के बेस पे देख लिए, इलेक्ट्रॉन का ऋणावेशित के बेस पे देख लिए, बद्ध इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन के बेस पे देख लिए। जो नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं वो बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जो नाभिक से दूर स्थित कक्षाओं में स्थित होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये आप लोगों के आदर्श गैस के निम्नलिखित गुणों के अंतर्गत आता है, जिसमें आदर्श गुण के अंतर्गत हम लोग 2 चीज को देखे हैं, जिसमें पहला क्या होता है कि ये बायल तथा चार्ल्स
के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। दूसरा, इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता है। तीसरा, इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है, जबकि इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता है। ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। तो फर्स्ट कंटेंट में हम लोग ये चीज देखें कि ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। दूसरा, इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता है। तीसरा, इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ठीक है, तो ये पहला, ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। दूसरा, इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता। तीसरा, इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं और इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता। इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। तो ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता। इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। इनके अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। इनके अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण नहीं होता। ये बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। तो ये आप लोग के आदर्श गैस के गुण है, जिसमें आइडियल गैस के बेस पे हम लोग इस चीज को देखे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। आदर्श गैस समीकरण के बेस पे देखते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन के बेस में देखते हैं। आदर्श गैस के समीकरण के बेस पे देखते हैं, जैसे कि आप लोग ननस्टर समीकरण जो केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना, उसी प्रकार यहाँ पर आदर्श गैस समीकरण है भाई। तो आदर्श गैस समीकरण के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, किसी गैस के दाब P, दाब प्रेशर, जिसको P से हम लोग डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, निरूपित करते हैं, ठीक है, दर्शा सकते हैं। तो किसी गैस के दाब P, आयतन V तथा परम ताप T में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को गैस समीकरण कहते हैं। PV = NRT होता है, जहाँ पर n संख्या है, R सार्वत्रिक गैस नियतांक है और n गैस में मोलों की संख्या है, T परम ताप के बेस पे है। ठीक है, तो आदर्श गैस समीकरण किसको बोला जाता है, इस चीज को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। किसी गैस के दाब P, किसी गैस के दाब P, ये आप लोगों का दाब हो जाएगा। दाब को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं भाई, P से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो आयतन ये हो जाएगा आप लोगों का आयतन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। इसको क्या बोला जाता है, वॉल्यूम। इसको हम लोग V से दर्शाते हैं। परम ताप है, परम ताप को हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। परम ताप को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, टेम्परेचर, जिसको हम लोग T से दर्शाते हैं। संबंध दर्शाने वाली गैस को क्या कहते हैं, आदर्श गैस कहते हैं। तो आइडियल समीकरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइडियल इक्वेशन। यहाँ से देखेंगे तो आइडियल इक्वेशन के बेस हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो PV = यहाँ पर क्या हो जाता है, NRT, ये हो जाता है। PV = क्या हो जाता है, NRT हो जाता है। PV = क्या हो जाता है, NRT हो जाता है, जहाँ पर P क्या है, दाब है, V क्या है, आयतन है, N क्या है, गैस में मोलों की संख्या है, गैस के मोलों की संख्या, गैस के मोलों की संख्या, R क्या है। तो R आप लोगों के बेस में देखें, सार्वत्रिक गैस है, सार्वत्रिक गैस, रियल। T क्या है, तो परम ताप है, परम ताप, सार्वत्रिक गैस, गैस के मोलों की संख्या, आयतन, दाब। क्लियर। तो आदर्श गैस समीकरण के बेस हम लोग इस चीज को देखते हैं, किसी गैस के दाब P, आयतन V तथा परम ताप T में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को गैस समीकरण कहते हैं। किसी गैस के दाब P, आयतन V तथा परम ताप T में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को गैस समीकरण कहते हैं, जो कि निम्न है। PV = NRT, PV = क्या हो जाएगा, NRT, PV = क्या हो जाएगा, NRT। तो किसी गैस के दाब P, किसी गैस के दाब P, किसी गैस के दाब P, आयतन V, किसी गैस के दाब P, आयतन V तथा परम ताप T में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को गैस समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस समीकरण कहते हैं, जो कि निम्न है। पहला, PV =
एनआरटी के बेस पे है। पीवी इक्वल टू किसके बेस पे है? एनआरटी के बेस पे है। पीवी इक्वल टू किसके बेस पे है? एनआरटी के बेस पे है, जहां आर क्या है? सार्वत्रिक गैस नियतांक है तथा एन गैस के मोलों की क्या है? संख्या। जहां पर आर सार्वत्रिक गैस नियतांक है तथा एन क्या है? गैस के मोलों की संख्या के बराबर है। तो किसी गैस के दाब पी, आयतन भी तथा परमताप टी में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को गैस समीकरण कहते हैं, जो कि निम्न है। पीवी इक्वल टू एनआरटी, जहां आर सार्वत्रिक गैस नियतांक है तथा एन मोलों की संख्या है। जहां पर आर क्या है भाई? जहां पर आर सार्वत्रिक गैस नियतांक है तथा एन क्या है? गैस में मोलों की संख्या है। जहां पर एन क्या है? गैस के मोलों की संख्या है और जहां पर आर क्या है? सार्वत्रिक गैस नियतांक है। तो आदर्श गैस समीकरण के बेस हम लोग इस चीज को देखते हैं कि किसी गैस के दाब पी, आयतन भी तथा परमताप टी में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को गैस समीकरण कहते हैं। किसी गैस के दाब पी, आयतन भी तथा परमताप टी में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को गैस समीकरण कहते हैं, जो कि निम्न है। पीवी इक्वल टू एनआरटी, जहां आर सार्वत्रिक गैस नियतांक है तथा एन गैस के मोलों की संख्या है। तो जहां पर किसी गैस के दाब पी, आयतन भी तथा परमताप टी में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को गैस समीकरण कहते हैं, जो कि निम्न है। पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एनआरटी समीकरण नंबर 1, जहां आर सार्वत्रिक गैस नियतांक है तथा एन क्या है? गैस के मोलों की संख्या है। किसी गैस के दाब पी, आयतन भी तथा परमताप टी में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को गैस समीकरण कहते हैं, जो कि निम्न है। पहला पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एनआरटी समीकरण नंबर 1। किसी गैस के दाब पी, आयतन भी तथा परमताप टी में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को गैस समीकरण कहते हैं, जो कि निम्न है। पीवी इक्वल टू एनआरटी समीकरण नंबर 1 के बेस पे, जहां पर आर सार्वत्रिक गैस नियतांक है तथा एन गैस के मोलों की संख्या है। तो किसी गैस के दाब पी के बेस पे देख सकते हैं, आयतन भी के बेस पे देख सकते हैं, परमताप टी के बेस में देख सकते हैं। संबंध दर्शाने वाले समीकरण को गैस समीकरण कहते हैं, जो कि निम्न है। पीवी इक्वल टू एनआरटी के बेस पे है, जहां पर आर सार्वत्रिक गैस नियतांक, उसके बाद एन गैस में मोलों की संख्या के बेस हो जाएगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन के बेस पे हम लोग इस चीज को देख सकते हैं, जहां पर इन दोनों को हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन के बेस पे हम लोग इस चीज को क्लियर अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइडियल अप क्लियर अप कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग जब इस चीज को देखते हैं भाई, कि जो नाभिक के बेस में, अणुओं के बेस पे जब हम लोग इस चीज को और डायग्राम बेसिस में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, तो इस तरीके से आप लोग पास आता है कि वो नाभिक के बेस में किस तरीके से आता है, और उसमें जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, उस पार्टिकल के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को क्लियर अप करते हैं, तो वहाँ से क्या क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। ये इंसान नाभिक बेचारा है, नाभिक में 2 कण आप लोगों के मौजूद रहते हैं। इसमें आप लोगों के पास 2 कण मौजूद होते हैं। अब 2 कण मौजूद होते हैं, तो वो 2 कण कौन कौन से होते हैं, इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ये आप लोगों के इलेक्ट्रॉन के बेस पे हो जाता है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बद्ध इलेक्ट्रॉन के बेस में होता है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को डील करते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों के पास ये जो चीज़ आती है भाई, वो किस किस बेसिस पे आता है, इसको हम लोग यहाँ से डील कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आ रहा है भाई, ये नाभिक के बेस होता है। जो इसका केंद्रीय भाग होता है, इस पर नाभिक स्थित होता है। ठीक है, जो परमाणु का केंद्रीय भाग होता है, उस पर कौन स्थित होता है, नाभिक स्थित होता है। और इस नाभिक में हमारे पास 2 कंटेंट स्थित होते हैं भाई, 2 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो 2 पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, तो पहला पार्टिकल्स आप लोगों का न्यूट्रॉन के बेस में होता है, दूसरा पार्टिकल्स आप लोग किसके बेस में होता है, प्रोटॉन के बेस में होता है। तो पहला जो आप लोगों के बेस में जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बेस में होता है। तो चलिए उस बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं, तो ये आप लोगों का किसके बेस हो जाएगा, ये न्यूट्रॉन के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, जिसकी खोज चैडविक ने की थी। ठीक है, ये आप लोगों का न्यूट्रॉन हो जाएगा। और दूसरा जो होता है भाई, वो होता है आप लोगों का प्रोटॉन होता है। जो दूसरा कंटेंट होता है वो होता है आप लोगों का प्रोटॉन। क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग पूछा जाता है कि जो अणु होते हैं वो कौन किससे मिलकर के बने होते हैं, तो जो अणु होते हैं वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, जो अणु होते हैं वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। और परमाणु का केंद्रीय भाग में कौन स्थित होता है, तो परमाणु के केंद्रीय भाग में नाभिक स्थित होता है। नाभिक में 2 पार्टिकल्स आपके पास मौजूद होते हैं। तो पहला पार्टिकल्स जो होता है वो न्यूट्रॉन के बेस में होता है, दूसरा पार्टिकल्स होता है वो आप लोगों के प्रोटॉन के बेस में होता है। जो न्यूट्रॉन होता है भाई वो अनावेशित होता है। जो न्यूट्रॉन होता है अनावेशित होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। इसको किसी से ना तो लेना है ना भाई किसी को देना है भाई, इसमें ना तो किसी को लेना है ना किसी को देना है भाई। ये अनावेशित होता है। ये क्या होता है आप लोगों का, अनावेशित होता है। उसी प्रकार प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन आप लोगों को क्या होता है भाई, ये धनावेशित होता है भाई। पॉजिटिव चार्ज वाला इंसान है ये पॉजिटिव चार्ज वाला इंसान है, और ये न्यूट्रल वाला इंसान है। ठीक है, इसमें आप लोगों का प्लस चार्ज आता है और इसमें आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं आता है। यहाँ पर आप लोग ये n⁻0 के बेस पे ये होता है। ये आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज के बेस पे आता है, P पॉजिटिव के बेस पे आता है। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज को देखते हैं भाई कि यहाँ पर जो है
ये इस बेस पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन के बेस है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के बेस पे है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन के बेस पे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन के बेस पे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के बेस पे है, ये यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के बेस पे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के बेस पे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बेस पे। ठीक है, तो ये इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन के बेस में सारे चीज़, ये क्या है आप लोग, इलेक्ट्रॉन के बेस पे है, ये भी इलेक्ट्रॉन के बेस पे, ये भी इलेक्ट्रॉन के बेस पे, ये भी इलेक्ट्रॉन के बेस पे। क्लियर, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है भाई, इस चीज़ को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है भाई वो ऋण आवेशित होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या, ऋण आवेशित होता है। ये नेगेटिव चार्ज वाला इंसान है, क्या वाला चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वाला। ये जो नाभिक के पास स्थित है, नाभिक के पास जो स्थित होता है, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इस चीज़ को बद्ध इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है भाई, इसको बोला जाता है बद्ध इलेक्ट्रॉन। ये आप लोग बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और ये आप लोगों को क्या कहलाता है, जो नाभिक से दूर स्थित कक्षा में स्थित होता है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये आप लोगों को मुक्त इलेक्ट्रॉन के बेस पे आ जाएगा, या आप लोगों को बद्ध इलेक्ट्रॉन के बेस पे आ जाएगा। तो इस प्रकार जब हम लोग आदर्श गैस समीकरण में भी देखते हैं, तो इनमें गैस मोलों की संख्या के बेस में इलेक्ट्रॉनों का किस तरीके से योगदान होता है, इस चीज़ को भी जानना आप लोगों को बहुत ही जरूरी होता है भाई। तो यहाँ पर देखिए, जो अणु आपके छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के बने होता है, जो अणु होता है भाई वो छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के बना होता है। परमाणु के केंद्रीय भाग में जो नाभिक स्थित होता है, नाभिक में दो प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बेस में। न्यूट्रॉन अनावेशित, प्रोटॉन धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। नाभिक के पास स्थित कक्षा में जो उसको बद्ध इलेक्ट्रॉन, दूर स्थित कक्षा में होता है उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। आदर्श गैस समीकरण के बेस पर जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो किसी गैस के दाब P, आयतन V तथा परम ताप T में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को गैस समीकरण कहते हैं, जो कि निम्न है। PV = nRT, जहाँ पर P दाब प्रेशर है, अभी आयतन वॉल्यूम है तथा परम ताप T टेम्परेचर है, और रियल आइडियल गैस के बेस पे, सार्वत्रिक गैस के बेस पे है, और जहाँ पर n गैस की संख्या नंबर है। ठीक है, मोलों की संख्या, गैस के मोलों की संख्या के बेस पे है। तो किसी गैस के दाब P के बेस पे देख सकते हैं, आयतन V के बेस पे देख सकते हैं, परम ताप T के बेस में देख सकते हैं। इस पर जो संबंध दर्शाने वाले समीकरण को हम लोग गैस समीकरण कहते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन के रूप में हमारे पास जो गिवन है PV = nRT के बेस पे। क्लियर, चलिए आगे का कंटेंट को देखते हैं। गैस समीकरण की व्युत्पत्ति, माना कि n मोल गैस का परम ताप T और दाब भी और आयतन भी के होते हैं। बायल के नियमानुसार हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर गैस समीकरण PV = यहाँ पर क्या आता है, nRT के बेस पे आता है। हमारे पास PV = nRT के रूप में हमारे पास ये क्या होती है, प्राप्त होती है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं विशिष्ट गैस नियतांक और सार्वत्रिक नियतांक की तुलना। विशिष्ट गैस नियतांक और सार्वत्रिक नियतांक की तुलना के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। विशिष्ट गैस नियतांक और सार्वत्रिक नियतांक की तुलना के बारे में हम लोग जानते हैं। विशिष्ट गैस नियतांक क्या होती है, सार्वत्रिक गैस नियतांक क्या होते हैं, इसके बेस में हम लोग जानते हैं। एनटीपी पर 1 ग्राम गैस के लिए, गैस नियतांक के लिए हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई। देखिए, विशिष्ट गैस नियतांक के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। विशिष्ट गैस नियतांक के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। विशिष्ट गैस नियतांक के बेस में, सार्वत्रिक गैस नियतांक के बेस पे भी हम लोग इस चीज को देखेंगे। तो विशिष्ट गैस नियतांक के बेस पे देखेंगे, और इसको हम लोग देखेंगे सार्वत्रिक गैस नियतांक के बेस पे भी देखेंगे। किसके बेस में देखेंगे, सार्वत्रिक गैस नियतांक के बेस पे भी देखेंगे। क्लियर, तो चलिए, विशिष्ट गैस नियतांक और सार्वत्रिक गैस नियतांक क्या होती है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि विशिष्ट गैस नियतांक क्या होती है, और यहाँ पर हमारे पास ये क्या, विशिष्ट गैस नियतांक और सार्वत्रिक गैस नियतांक क्या होती है, इन दोनों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, ये किस किस बेस पे होती है। क्लियर, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो विशिष्ट गैस नियतांक और सार्वत्रिक गैस नियतांक क्या होती है, इस पर हम लोग देखते हैं। तो विशिष्ट गैस नियतांक और सार्वत्रिक गैस नियतांक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ये किस किस कंटेंट पर आधारित होते हैं। तो विशिष्ट गैस नियतांक के बेस पे और सार्वत्रिक गैस नियतांक, एक विशिष्ट के बेस पे एक सार्वत्रिक, सभी के लिए है। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं। विशिष्ट गैस नियतांक के बेस पे पहला हम लोग इस चीज को देखते हैं, एनटीपी पर 1 ग्राम गैस के लिए गैस नियतांक को विशिष्ट गैस नियतांक कहते हैं। एनटीपी पर, ठीक है, नेट टेम्परेचर प्रेशर के आधार के लिए पर 1 ग्राम गैस के लिए गैस नियतांक को विशिष्ट गैस नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, एनटीपी पर 1 ग्राम गैस के लिए गैस नियतांक को विशिष्ट गैस नियतांक कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट गैस के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो एनटीपी पर आधारित है। ये किस पर आधारित है, तो एनटीपी पर आधारित है भाई। ये किस पर आधारित है, तो एनटीपी पर आधारित है। ये किस पर आधारित है, एनटीपी पर आधारित है। तो एनटीपी पर 1 ग्राम गैस के लिए गैस नियतांक को विशिष्ट गैस नियतांक कहते हैं, इसे R से व्यक्त करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको सार्वत्रिक गैस नियतांक के बारे में भी जानना है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, विशिष्ट गैस नियतांक के बेस पे
एनटीपी पर 1 ग्राम गैस के लिए एनटीपी पर 1 ग्राम गैस के लिए गैस नियतांक को विशिष्ट गैस नियतांक कहते हैं, जबकि एनटीपी पर 1 मोल गैस के लिए गैस नियतांक को सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं। 1 पर 1 ग्राम के लिए है, 1 पर 1 मोल के लिए। 1 मोल तो सार्वत्रिक गैस नियतांक कहलाएगा और 1 ग्राम है तो विशिष्ट गैस। बाकी दोनों का जो डेफिनेशन वही, बस 1 ग्राम की जगह में 1 ग्राम यूज करोगे तो विशिष्ट गैस नियतांक कहलाएगा और 1 मोल करोगे तो सार्वत्रिक गैस नियतांक कहलाएगा। ठीक है, दोनों में यही अंतर है। तो पहला विशिष्ट गैस नियतांक के बेस पे हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि एनटीपी पर 1 ग्राम गैस के लिए एक गैस के नियतांक को विशिष्ट गैस नियतांक कहते हैं। एनटीपी पर 1 ग्राम गैस के लिए गैस नियतांक को विशिष्ट गैस नियतांक कहते हैं। एनटीपी पर 1 मोल गैस के लिए गैस नियतांक को सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं। तो एनटीपी पर 1 ग्राम गैस के लिए गैस नियतांक को विशिष्ट गैस नियतांक कहते हैं और एनटीपी पर 1 मोल गैस के लिए गैस नियतांक को सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट गैस के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं, किसके बेस में देखते हैं? विशिष्ट गैस के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो यहाँ पर यह चीज आता है कि एनटीपी पर 1 ग्राम गैस के लिए एनटीपी पर 1 ग्राम गैस के लिए गैस नियतांक को विशिष्ट गैस नियतांक कहते हैं और जबकि एनटीपी पर 1 मोल गैस के लिए गैस नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं। तो विशिष्ट गैस नियतांक के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो एनटीपी पर 1 ग्राम गैस के लिए गैस नियतांक को विशिष्ट गैस नियतांक कहते हैं, जबकि सार्वत्रिक गैस नियतांक एनटीपी पर 1 मोल गैस के लिए गैस नियतांक को सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं। तो विशिष्ट गैस नियतांक के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं कि एनटीपी पर 1 ग्राम गैस के लिए गैस नियतांक को विशिष्ट गैस नियतांक कहते हैं और जबकि सार्वत्रिक गैस नियतांक एनटीपी पर 1 मोल गैस के लिए गैस नियतांक को सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं। विशिष्ट गैस नियतांक के बेस पे हम लोग दूसरा चीज देखते हैं भाई। विशिष्ट गैस नियतांक के बेस पे जब हम लोग सेकंड कंटेंट देखते हैं तो इसे आर से व्यक्त करते हैं। इससे किससे व्यक्त करते हैं? इसे आर से व्यक्त किया जाता है। जबकि सार्वत्रिक गैस नियतांक को इसको कैपिटल आर से व्यक्त किया जाता है। सार्वत्रिक गैस नियतांक को कैपिटल आर से व्यक्त किया जाता है, जबकि विशिष्ट गैस नियतांक को स्मॉल आर से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? स्मॉल आर से व्यक्त किया जाता है। तो विशिष्ट गैस नियतांक के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि एनटीपी पर 1 ग्राम गैस के लिए गैस नियतांक को विशिष्ट गैस नियतांक कहते हैं। और दूसरा सार्वत्रिक गैस नियतांक एनटीपी पर 1 मोल गैस के लिए गैस नियतांक को सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं। विशिष्ट गैस नियतांक एनटीपी पर 1 ग्राम गैस के लिए गैस नियतांक को विशिष्ट गैस नियतांक कहते हैं। दूसरा सार्वत्रिक गैस नियतांक एक एनटीपी पर 1 मोल गैस के लिए गैस नियतांक को सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं। तो विशिष्ट गैस नियतांक के बेस पे हम लोग इस चीज को आते हैं कि एनटीपी पर 1 ग्राम गैस के लिए गैस नियतांक को विशिष्ट गैस नियतांक कहते हैं, जबकि सार्वत्रिक गैस नियतांक एक एनटीपी पर 1 मोल गैस के लिए गैस नियतांक को सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं। विशिष्ट गैस नियतांक को आर से व्यक्त किया जाता है, जबकि सार्वत्रिक गैस नियतांक को कैपिटल आर से व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट गैस नियतांक को स्मॉल आर से व्यक्त किया जाता है, जबकि सार्वत्रिक गैस नियतांक को कैपिटल आर से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो विशिष्ट गैस नियतांक को इससे आर से व्यक्त किया जाता है, जबकि सार्वत्रिक गैस नियतांक को कैपिटल आर से व्यक्त किया जाता है। क्लियर? विशिष्ट गैस नियतांक के बेस हम लोग इस चीज को देखते हैं, इसका मान भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। विशिष्ट गैस नियतांक का मान को हम लोग देखते हैं, यहाँ से देखिए किसको देखते हैं, विशिष्ट गैस नियतांक को, कि इसका मान भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न गैसों के लिए क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसका मान भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। इसका मान भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। इसका मान भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। और सार्वत्रिक गैस के लिए देखते हैं कि इसका मान सभी गैसों के लिए एक समान होता है। इसका मान सभी गैसों के लिए एक समान होता है। इसका मान सभी गैसों के लिए एक समान होता है। 0.31 जूल प्रति मोल केल्विन के बेस पे होता है। इस प्रति जूल केल्विन बेस पे ये सारी चीज होती है। ठीक है, तो विशिष्ट गैस नियतांक के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, एनटीपी पर 1 ग्राम गैस के लिए गैस नियतांक को विशिष्ट गैस नियतांक कहते हैं। और सार्वत्रिक गैस नियतांक एक एनटीपी पर 1 मोल गैस के लिए गैस नियतांक को सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं। दूसरा विशिष्ट गैस नियतांक, इसे आर से व्यक्त किया जाता है, जबकि सार्वत्रिक गैस नियतांक इसे भी आर से व्यक्त करते हैं। विशिष्ट गैस नियतांक, इसका मान भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। सार्वत्रिक गैस नियतांक, इसका मान
मान सभी गैसों के लिए एक समान होता है। अब विशिष्ट गैस नियतांक के लिए क्या होता है, इसको स्मॉल आर से व्यक्त किया जाए, जबकि सार्वत्रिक गैस नियतांक को कैपिटल आर से व्यक्त किया जाता है। इसका मान भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है, जबकि सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान, इसका मान सभी गैसों के लिए एक समान होता है। इसका मान सभी गैसों के लिए क्या होता है, एक समान होता है। विशिष्ट गैस नियतांक के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। विशिष्ट गैस नियतांक के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं तो इसका मात्रक जूल प्रति ग्राम प्रति केल्विन के बेस पे होता है। इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति ग्राम और केल्विन के बेस पे होता है। इसका मात्रक किसके बेस पे होता है, तो इसका मात्रक जूल प्रति ग्राम और केल्विन के बेस पे होता है। इसका मात्रक किसके बेस पे होता है, तो इसका मात्रक जूल प्रति ग्राम केल्विन के बेस पे होता है। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हम लोग देखते हैं तो जूल प्रति मोल केल्विन के बेस पे होता है। और इसका मात्रक हम लोग देखते हैं तो ये जूल प्रति मोल प्रति केल्विन के बेस पे होता है। किसके बेस पे होता है, केल्विन के बेस पे होता है। तो इसका मात्रक जूल और मोल प्रति केल्विन के बेस पे होता है। ठीक है, तो विशिष्ट गैस नियतांक के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि एनटीपी पर 1 ग्राम गैस के लिए गैस नियतांक को विशिष्ट गैस नियतांक कहते हैं। एनटीपी पर 1 ग्राम गैस के लिए गैस नियतांक को विशिष्ट गैस नियतांक कहते हैं। और सार्वत्रिक गैस नियतांक 1 एनटीपी पर 1 मोल गैस के लिए गैस नियतांक को सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं। इसे आर से व्यक्त किया जाता है, इसे कैपिटल आर से व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट गैस नियतांक, इसका मान भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। सार्वत्रिक गैस नियतांक, इसका मान सभी गैसों के लिए एक समान जूल प्रति मोल केल्विन के बेस पे होता है। विशिष्ट गैस नियतांक, इसका मात्रक जूल प्रति ग्राम केल्विन के बेस पे होता है। सार्वत्रिक गैस नियतांक, इसका मात्रक जूल प्रति मोल केल्विन के बेस पे होता है। तो विशिष्ट गैस नियतांक के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं तो 1 एनटीपी पर 1 ग्राम गैस के लिए गैस नियतांक को विशिष्ट गैस नियतांक कहते हैं। सार्वत्रिक गैस नियतांक 1 एनटीपी पर 1 मोल गैस के लिए गैस नियतांक को सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं। विशिष्ट गैस नियतांक को स्मॉल आर से व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट गैस नियतांक को स्मॉल आर से व्यक्त किया जाता है, जबकि सार्वत्रिक गैस नियतांक को हम लोग कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। जबकि सार्वत्रिक गैस नियतांक को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। विशिष्ट गैस नियतांक, इसका मान भिन्न भिन्न गैसों के लिए क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। विशिष्ट गैस नियतांक, इसका मान भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जबकि सार्वत्रिक गैस नियतांक के लिए हम लोग देखते हैं तो इसका मान सभी गैसों के लिए क्या होता है, एक समान होता है। इसका मान सभी गैसों के लिए क्या होता है, एक समान होता है। तो विशिष्ट गैस का जो मात्रक होता है जूल प्रति ग्राम केल्विन के बेस होता है, जबकि सार्वत्रिक गैस नियतांक का मात्रक जूल प्रति मोल केल्विन के बेस होता है। तो आप लोगों को जब पूछा जाता है कि विशिष्ट गैस नियतांक और सार्वत्रिक गैस नियतांक में अंतर बताइए, तो आप लोग यहाँ से ये चीज बोल सकते हैं भाई कि ये जो विशिष्ट गैस नियतांक होता है, क्या होता है आप लोग पास, विशिष्ट गैस नियतांक के बेस पे जो होता है यहाँ पर कि एनटीपी पर 1 ग्राम गैस के लिए गैस नियतांक को विशिष्ट गैस नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट गैस नियतांक कहते हैं। तो विशिष्ट गैस नियतांक के बेस से हम लोग इस चीज को देखते हैं तो 1 एनटीपी पर 1 ग्राम गैस के लिए गैस नियतांक को विशिष्ट गैस नियतांक कहते हैं। दूसरा सार्वत्रिक गैस नियतांक, 1 एनटीपी पर 1 मोल गैस के लिए गैस नियतांक को सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं। तो इसे आर से व्यक्त करते हैं। विशिष्ट गैस नियतांक, इसे आर से व्यक्त किया जाता है। सार्वत्रिक गैस नियतांक, इसको कैपिटल आर से व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट गैस नियतांक, इसका मान भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है, जबकि सार्वत्रिक गैस नियतांक, इसका मान सभी गैसों के लिए एक समान होता है। और विशिष्ट गैस नियतांक, इसका मात्रक जूल प्रति ग्राम प्रति केल्विन के बेस पे होता है, जबकि सार्वत्रिक गैस नियतांक, इसका मात्रक जूल प्रति मोल केल्विन के बेस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज को देखते हैं कि विशिष्ट गैस नियतांक और सार्वत्रिक नियतांक की तुलना के बेस पे जब हम लोग इन दोनों का एनालिसिस करते हैं भाई, तो यहाँ पर क्या आता है कि यदि विशिष्ट गैस नियतांक एनटीपी पर 1 ग्राम गैस के लिए गैस नियतांक को विशिष्ट गैस नियतांक कहते हैं, जबकि सार्वत्रिक गैस नियतांक 1 एनटीपी पर 1 मोल गैस के लिए गैस नियतांक को सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं। विशिष्ट गैस नियतांक, इसे स्मॉल आर से व्यक्त किया जाता है, जबकि सार्वत्रिक गैस नियतांक, इसको कैपिटल आर से व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट गैस नियतांक, इसका मान भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है, जबकि सार्वत्रिक गैस नियतांक, इसका मात्रक सभी गैसों के लिए एक समान होता है, जो कि जूल प्रति मोल केल्विन के बेस पे होता है। ठीक है, इसका मात्रक के बेस होता है। और विशिष्ट गैस नियतांक का मात्रक जूल प्रति ग्राम केल्विन के बेस होता है, जबकि सार्वत्रिक गैस नियतांक का मात्रक जूल प्रति मोल केल्विन के बेस पे होता है। क्लियर, चलिए अब इसका आगे का कंटेंट को हम लोग देखते हैं। ये तो आप लोगों को हो गया विशिष्ट गैस नियतांक और सार्वत्रिक नियतांक की तुलना हो गया। गैसों का अणुगति सिद्धांत के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के बेस पे हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, गैसों के अणुगति सिद्धांत, अणुगति सिद्धांत यहाँ पर देखते हैं अणुगति सिद्धांत के बेस पे हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, अणुगति सिद्धांत के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। अणुगति सिद्धांत के आधार पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। ठीक है, चलिए
गैसों का अणुगति सिद्धांत वैज्ञानिक आर क्लासियस और जेसी मैक्सवेल ने, वैज्ञानिक आर क्लासियस, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देखिए आर क्लासियस और जेसी मैक्सवेल, आर क्लासियस हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेसी मैक्सवेल हो जाएगा, ने गैसों के अणुओं की गति, वैज्ञानिक आर क्लासियस, यहाँ से देखिए वैज्ञानिक, यहाँ पर क्या है, आर क्लासियस है, और यहाँ पर है जेसी मैक्सवेल, यहाँ पर कौन है, जेसी मैक्सवेल। आर क्लासियस और जेसी मैक्सवेल ने गैस के अणुओं की गति के लिए, गैस के अणुओं की गति का अध्ययन कर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे गैसों का अणुगति सिद्धांत कहते हैं, का अध्ययन कर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे गैसों का अणुगति सिद्धांत कहते हैं, जिसे गैसों का अणुगति सिद्धांत कहते हैं, जिसे गैसों का क्या कहते हैं, अणुगति सिद्धांत कहते हैं। तो आर क्लासियस के बेस पे इस चीज को देखते हैं और जेसी मैक्सवेल के बेस पे देखते हैं। तो वैज्ञानिक आर क्लासियस और जेसी मैक्सवेल ने गैसों के अणुओं की गति का अध्ययन कर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे गैसों का अणुगति सिद्धांत कहते हैं, जिसे गैसों का क्या कहते हैं, अणुगति सिद्धांत कहते हैं। वैज्ञानिक आर क्लासियस और जेसी मैक्सवेल ने, वैज्ञानिक आर क्लासियस और जेसी मैक्सवेल ने गैसों के अणुओं की गति का अध्ययन कर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे गैसों का अणुगति सिद्धांत कहते हैं, जिसे गैसों का क्या कहते हैं, अणुगति सिद्धांत कहते हैं। वैज्ञानिक आर क्लासियस और जेसी मैक्सवेल ने गैसों के अणुओं की गति का अध्ययन कर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे गैसों का अणुगति सिद्धांत कहते हैं, जिसे गैसों का अणुगति सिद्धांत कहते हैं। तो वैज्ञानिक आर क्लासियस और जेसी मैक्सवेल ने गैसों के अणुओं की गति का अध्ययन कर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे गैसों का अणुगति सिद्धांत कहते हैं, जिसे गैसों का क्या कहते हैं, अणुगति सिद्धांत कहते हैं। तो वैज्ञानिक आर क्लासियस और जेसी मैक्सवेल ने गैसों के अणुओं की गति का अध्ययन कर एक सिद्धांत प्रतिपादन किया जिसे गैसों का अणुगति का सिद्धांत कहते हैं। तो इसके बेस पे जो आप लोगों का जो गैस का अणुगति का सिद्धांत के बेस पे था, जिसमें हम लोग ये चीज पढ़े थे कि जो आप लोगों का अणुगति सिद्धांत के बेस पे आप लोग जो बायल ने दिया था, अणुगति के सिद्धांत के बेस पे, अणुगति सिद्धांत के बेस पे जो बायल और चार्ल्स के बेस पे हम लोग दो चीज देखे थे। बायल के बेस पे हम लोग देखे थे, बायल का नियम के बेस पे हम लोग देखे थे, बायल का नियम के बेस पे, और दूसरा हम लोग देखे थे चार्ल्स के नियम पे, और दूसरा हम लोग किसके नियम पे देखे थे, चार्ल्स का नियम, बायल का नियम और चार्ल्स का नियम, बायल का नियम और चार्ल्स का नियम, ठीक है। वैज्ञानिक आर क्लासियस और जेसी मैक्सवेल ने गैसों के अणुओं की गति का अध्ययन कर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे गैसों का अणुगति सिद्धांत कहते हैं, जिसे गैसों का क्या कहते हैं, अणुगति सिद्धांत कहते हैं। तो वैज्ञानिक आर क्लासियस और जेसी मैक्सवेल ने गैसों के अणुओं की गति का अध्ययन कर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे गैसों का अणुगति सिद्धांत कहते हैं, जिसे गैसों का क्या कहते हैं, अणुगति सिद्धांत कहते हैं। तो वैज्ञानिक आर क्लासियस और जेसी मैक्सवेल ने, वैज्ञानिक आर क्लासियस और जेसी मैक्सवेल ने, वैज्ञानिक आर क्लासियस और जेसी मैक्सवेल ने गैसों के अणुओं की गति का अध्ययन कर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे गैसों का अणुगति सिद्धांत कहते हैं, जिसे गैसों को क्या कहते हैं, अणुगति सिद्धांत कहते हैं। तो वैज्ञानिक आर क्लासियस और जेसी मैक्सवेल ने गैसों के अणुओं की गति का अध्ययन कर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे गैसों का अणुगति सिद्धांत कहते हैं। वैज्ञानिक आर क्लासियस, ठीक है, वैज्ञानिक आर क्लासियस और जेसी मैक्सवेल ने गैसों के अणुओं की गति का अध्ययन कर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे गैसों का अणुगति सिद्धांत कहते हैं, जिसे गैसों का क्या कहते हैं, अणुगति सिद्धांत कहते हैं, जिसे गैसों का अणुगति सिद्धांत कहते हैं। तो इसके अनुसार हम लोग ये देखते हैं कि प्रत्येक गैस छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है जिन्हें अणु कहते हैं। इसके अनुसार हम लोग क्या जानते हैं कि जो प्रत्येक गैस होती है भाई, कि जो आपके पास जो प्रत्येक क्या होती है, गैस होती है, प्रत्येक जो गैस होती है, प्रत्येक जो गैस होती है, प्रत्येक गैस छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है। प्रत्येक जो गैस होती है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है। यहाँ पर फर्स्ट कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि प्रत्येक गैस छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर बनी है। प्रत्येक गैस
प्रत्येक गैस छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर बनी है। प्रत्येक जो गैस होती है वह छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें क्या बोला जाता है? अणु बोला जाता है। जिन्हें क्या बोला जाता है? अणु बोला जाता है। जिन्हें क्या हम लोग बोलते हैं? अणु कहते हैं। जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। तो प्रत्येक गैस छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर बनी है। प्रत्येक गैस छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें अणु कहते हैं। जिन्हें क्या बोला जाता है? अणु कहा जाता है। तो प्रत्येक गैस छोटे छोटे एक समान छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें अणु कहते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। प्रत्येक गैस छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें अणु कहते हैं। छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर के बनी होती है। कणों से मिलकर के बनी होती है। कणों से मिलकर बनी होती है। कणों से मिलकर क्या होती है? मिलकर बनी होती है। कणों से मिलकर के बनी होती है, जिन्हें अणु कहते हैं। जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अणु। जिन्हें हम लोग अणु कहते हैं भाई। जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। तो प्रत्येक गैस छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें अणु कहते हैं। प्रत्येक गैस छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें अणु कहते हैं। प्रत्येक गैस छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें अणु कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि देखिए, जो आप लोगों का जो गैस होता है 3 प्रावस्था के बेस में आपके पास जो होता है ना, जो गैस का आप लोगों का प्रावस्था भी होता है, वह कितने प्रावस्था के बेस पे होता है? 3 प्रावस्था के बेस पे होता है। एक आप लोगों का ठोस के बेस पे होता है, दूसरा द्रव के बेस पे होता है, तीसरा गैस के बेस पे होता है। गैस की भी प्रावस्था होती है। ठोस के रूप में अगर जैसे कि द्रव की बात करते हैं तो बर्फ की बात करते हैं तो यह ठोस के रूप में रहता है। जल की बात करते हैं तो ये आप लोग द्रव के रूप में रहता है। वाष्प की बात करते हैं तो ये गैस बन जाता है भाई। यही H2O के बेस पे है। देखिए, यही H2O की प्रवृत्ति देखिए, ताप का डिफरेंस है बस। इसका डिफरेंस है ताप का, किस टेम्परेचर पर यह कितना क्या है, बस उसी का है। तो यहाँ पर देखिए, प्रत्येक गैस छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर बनी है। प्रत्येक गैस छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें अणु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। प्रत्येक गैस छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें अणु कहते हैं। प्रत्येक गैस छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें अणु कहते हैं। जिन्हें क्या बोला जाता है? अणु कहा जाता है। जिन्हें क्या बोला जाता है? अणु कहा जाता है। जिस तरीके से हम लोग नाभिक के बेस पे देखे थे कि नाभिक के बेस पे उनका जो पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन का, जो न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन के बेस से हम लोग उस चीज को देखे थे कि उसके अध्याय स्वरूप हम लोग इस चीज को यहाँ पर इस कंटेंट के भी हिसाब से हम लोग इस चीज को देखे थे। ठीक है, तो प्रत्येक गैस छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर के बनी होती है भाई। प्रत्येक गैस छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर के बनी होती है। प्रत्येक गैस छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें अणु कहते हैं। किसी गैस के अणु पूर्णतः यहाँ से देखिए, किसी गैस के अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ, किसी गैस के अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ दृढ़ गोलीय एवं एक समान होते हैं। किसी गैस के अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ दृढ़ गोलीय एवं एक समान होते हैं। किसी गैस के अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ दृढ़ गोलीय एवं एक समान होते हैं। एवं क्या होते हैं? एक समान होते हैं। किसी गैस के अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ दृढ़ गोलीय एवं एक समान होते हैं। तो प्रत्येक गैस छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर बनी है। प्रत्येक गैस छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर बनी है। प्रत्येक गैस छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर बनी है। प्रत्येक गैस छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें अणु कहते हैं। जिन्हें क्या बोला जाता है? अणु कहा जाता है भाई। तो यहाँ पर इस चीज को देखते हैं कि किसी गैस के अणु पूर्णतः
प्रत्यास्थ, दृढ़, गोलीय एवं एक समान होते हैं। एवं क्या होते हैं? एक समान होते हैं। तो प्रत्येक गैस छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर के बनी होती है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं भाई। तो अणु के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, जो अणु का प्रवृत्ति परमाणु के बेस पे होता है, और परमाणु का केंद्रीय भाग के बेस पे हमारे पास ये केंद्रीय भाग के बेस पे हो जाता है। केंद्रीय भाग के बेस पे जब हम लोग इस चीज को लेते हैं तो केंद्रीय भाग के बेस पे यहाँ पर आप लोग पास नाभिक आता है, और नाभिक के बेस पे हमारे पास यहाँ पर दो कण मौजूद होते हैं। दो कण के मौजूद के बेस पे हमारे पास एक के बेस पे न्यूट्रॉन के बेस में आता है, तो दूसरा आप लोगों के प्रोटॉन के बेस में आता है। तो प्रत्येक गैस छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर के बनी होती है, जिन्हें अणु कहते हैं। किसी गैस के अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ, दृढ़, गोलीय एवं एक समान होते हैं। किसी गैस के अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ, दृढ़, गोलीय एवं एक समान होते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई कि किसी गैस के अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं, दृढ़ होते हैं, गोलीय होते हैं एवं एक समान होते हैं। एवं क्या होते हैं? एक समान होते हैं। एवं क्या होते हैं भाई? तो एक समान होते हैं। क्लियर? तो चलिए, किसी गैस के अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं, दृढ़ होते हैं, गोलीय होते हैं एवं एक समान होते हैं। किसी गैस के अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं, दृढ़ होते हैं, गोलीय होते हैं एवं एक समान होते हैं। और ये गैस छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर के क्या होते हैं? बने होते हैं। और ये गैस छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। और किसी गैस के अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं, दृढ़ होते हैं, गोलीय होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों को पूछा जाएगा कि जो गैस होते हैं वो किनसे मिलकर के बना होता है? जो गैस होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। जो गैस होता है वो क्या होता है भाई? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। जो गैस होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। जिस तरीके से आप लोगों का वाष्प के बेस पे देखते थे, जल के अणुओं के बेस पे देखते थे हम लोग, जो जल के अणुओं के बेस पे हमारे पास जो H2O के बेस पे होता था ना, जो यहाँ पर H और H के बेस पे, यहाँ पर O के बेस पे हमारे पास जो होता था, ये संयोग करते थे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु से संयोग करते थे, तो आप लोगों का जल का अणु बनता था। तो जल का अणु सूत्र हमारे पास H2O के बेस पे हमारे पास होता था। तो उसी के बेस पे यहाँ पर गैस के बेस पे हम लोग जब इस चीज को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं भाई? जब गैस के बेस में देखते हैं तो प्रत्येक गैस छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर के बनी होती है, जिन्हें अणु कहते हैं। किसी गैस के अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ, दृढ़, गोलीय एवं एक समान होते हैं। क्लियर? तो किसी गैस के अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं, दृढ़ होते हैं, गोलीय होते हैं एवं एक समान होते हैं। किसी गैस के अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं, दृढ़ होते हैं, गोलीय होते हैं, एक समान होते हैं। किसी गैस के अणु क्या होते हैं? पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं, दृढ़ होते हैं, गोलीय होते हैं एवं एक समान होते हैं। किसी गैस के अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं, दृढ़ होते हैं, गोलीय होते हैं एवं एक समान होते हैं। तो अणुओं का जो आकार होता है, जो साइज होता है, वह अंतरा अणुक दूरी की तुलना में क्या होती है? नगण्य होती है। अंतरा आणविक जो दूरी होती है में नगण्य होती है, में क्या होती है? नगण्य होती है। अणुओं का आकार, यहाँ से थर्ड कंटेंट के बेस से हम लोग इस चीज को देखते हैं। अणुओं का आकार, जो साइज होता है भाई, यहाँ पर थर्ड देखते हैं। अणुओं का जो आकार होता है, जो साइज होता है भाई, उनकी अंतरा आणविक जो दूरी होती है, उनकी जो अंतरा आणविक जो दूरी होती है, दूरी की तुलना में ये क्या होती है? बहुत ही नगण्य होती है। दूरी की तुलना में क्या होती है? बहुत ही नगण्य होती है। क्लियर? तो प्रत्येक गैस छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें अणु कहते हैं। प्रत्येक गैस छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर के बनी होती है। प्रत्येक गैस क्या होती है? छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें अणु कहते हैं। प्रत्येक गैस छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें अणु कहते हैं। किसी गैस के अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ, दृढ़, गोलीय एवं एक समान होते हैं। किसी गैस के अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ, दृढ़, गोलीय एवं एक समान होते हैं। किसी गैस के अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ, दृढ़, गोलीय एवं एक समान होते हैं। किसी गैस के अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ, दृढ़, गोलीय एवं एक समान होते हैं। किसी गैस के अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ, दृढ़, गोलीय एवं एक समान होते हैं। किसी गैस के अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ, दृढ़, गोलीय एवं एक समान होते हैं। यहाँ पर यह चीज बोला जा रहा है कि किसी गैस के अणु पूर्णतः क्या होते हैं? तो किसी गैस के अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं, किसी
गैस के अणु पूर्णतः क्या होते हैं, तो किसी गैस के अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं, किसी गैस के अणु पूर्णतः क्या होते हैं, तो प्रत्यास्थ होते हैं, और क्या होते हैं, तो दृढ़ होते हैं, गोलीय होते हैं एवं एक समान होते हैं, गोलीय होते हैं एवं क्या होते हैं, एक समान होते हैं। अणुओं का आकार किस तरीके से होता है, तो अणुओं का आकार अंतरा आणविक दूरी की तुलना में नगण्य होता है। अणुओं का आकार अंतरा आणविक दूरी की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। तो अणुओं का आकार क्या होता है, तो अणुओं का आकार अंतरा आणविक दूरी की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। तो अणुओं का आकार क्या होता है, तो अणुओं का आकार अंतरा आणविक दूरी की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। अच्छा, चौथा चीज हम लोग ये चीज देखते हैं भाई, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट के आधार पर आधारित है, कि ये अणु सभी संभव दिशाओं में, ये जो अणु होती है भाई वो सभी संभव दिशाओं में, चाहे वह नॉर्थ के बेस पे हो, चाहे वह साउथ के बेस पे हो, चाहे वह ईस्ट के बेस पे हो, चाहे वह वेस्ट के बेस पे हो, सभी दिशाओं में अग्र पश्च उत्क्रम अभिनति, अग्र अभिनति, पश्च अभिनति, सभी अभिनति के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो यहाँ पर ये अणु सभी संभव दिशाओं में क्या करते हैं, सभी संभव वेग से, जो आप लोगों का वेग होता है, जो वेलोसिटी होता है, आप लोगों का जो वेलोसिटी होता है, इस तरीके से अगर टी सेकेंड के पश्चात, यहाँ पर इसकी हालत यह है भाई, टी सेकेंड के पश्चात, तो टी1 सेकेंड में क्या होगा, टी2 सेकेंड में क्या होगा, टी3 सेकेंड में क्या होगा, डैश 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 टी सेकेंड में क्या होगा, इस पर भी आधारित रहेगा। ठीक है, तो ये अणु सभी संभव दिशाओं में सभी संभव वेग से सतत एवं क्या होते हैं, अनियमित गति करते हैं। तो ये अणु सभी संभव दिशाओं में सभी संभव वेग से, ये अणु सभी संभव दिशाओं में सभी संभव वेग से सतत होते हैं, मतलब लगातार, सतत मतलब लगातार होता है, कंटिन्यू जिसको बोला जाता है, एवं ये क्या होता है, अनियमित होता है, गति करते रहते हैं, अतः गैस की कुल ऊर्जा क्या होती है, संचित होती है। या अतः गैस की कुल ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा के बेस पे होती है। जो आप लोगों की गतिज ऊर्जा होती है वो किस बेस पे होती है, 1/2 mv² के बेस पे होती है। जो आप लोगों की गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, 1/2 mv² के बेस पे होती है। तो यहाँ पर इस चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं कि प्रत्येक गैस छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर के बनी होती है, जिन्हें अणु कहते हैं। किसी गैस के अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ, दृढ़, गोलीय एवं एक समान होते हैं। किसी गैस के अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ, दृढ़, गोलीय एवं एक समान होते हैं। अणुओं का आकार, साइज अंतरा आणविक दूरी की तुलना में नगण्य होती है। ये अणु सभी संभव दिशाओं में सभी संभव वेग से सतत एवं अनियमित गति करते रहते हैं। अतः गैस की कुल ऊर्जा यहाँ पर क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। यहाँ पर गैस की जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। भाई क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है। तो प्रत्येक गैस के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं, प्रत्येक गैस के बेस पे, कि प्रत्येक गैस छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर के बनी है, जिन्हें अणु कहते हैं। प्रत्येक गैस छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर के बनी है, जिन्हें अणु कहते हैं। किसी गैस के अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं, दृढ़ होते हैं, गोलीय होते हैं एवं एक समान होते हैं। अणुओं का आकार, साइज अंतरा आणविक दूरी की तुलना में नगण्य होता है। ये अणु सभी संभव दिशाओं में सभी संभव वेग से सतत अनियमित गति करते रहते हैं। अतः गैस की कुल ऊर्जा के रूप में क्या होती है, गतिज ऊर्जा के रूप में आप लोगों के बेस पे ये सारी चीज होती है। चलिए इसका आगे का कंटेंट को देखते हैं। पांचवा क्या बोल रहा है, गति करते समय। अब कोई भी चीज है, जैसे कि हम लोग दौड़ते रहते हैं या गति करते रहते हैं, कार चलाते रहते हैं, बाइक चलाते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, जो कंटिन्यू के बेस पे होता है, हमारे पास कंटिन्यूटी के बेस पे होता है। किसके बेस पे होता है, कंटिन्यूटी के बेस पे होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग में 5th नंबर हमारे पास ये है कि यदि गति करते समय ये अणु आपस में, यदि गति करते समय ये अणु आपस में या बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, या बर्तन की दीवारों से क्या होते हैं, टकराते रहते हैं, ये बर्तन की दीवारों से क्या करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। गति करते समय ये अणु आपस में या बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। गति करते समय ये अणु आपस में या बर्तन की दीवारों से क्या करते हैं, टकराते रहते हैं। गति करते समय ये अणु आपस में या बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। गति करते समय ये अणु आपस में या बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, जिससे उनकी गति की दिशा बदलती है। जिससे उनकी गति की दिशा क्या होती है, बदलती है भाई। जिससे उनकी गति की दिशा क्या होती है, बदलती है। जिससे उनकी गति की दिशा बदलती है। जिससे उनकी गति की दिशा क्या होती है, बदलती है। परंतु कुल अणुओं की संख्या क्या होती है, नियत होती है। परंतु कुल अणुओं की संख्या क्या होती है, नियत होती है भाई। तो गति करते समय ये अणु, कोई भी अणु होता है भाई, चाहे वह अणु हो, चाहे वह परमाणु हो, चाहे वह नाभिक हो, चाहे वह इलेक्ट्रॉन हो भाई, चाहे वह प्रोटॉन हो भाई, चाहे वह न्यूट्रॉन हो भाई। क्लियर। तो यहाँ पर इस चीज को देखिए, गति करते समय ये अणु आपस में या बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। गति करते समय ये अणु
गति करते समय ये अणु, गति करते समय ये अणु, यहाँ से देखिए गति करते समय ये अणु आपस में या बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, या बर्तन की दीवारों से क्या करते हैं, टकराते रहते हैं। तो गति करते समय ये अणु आपस में या बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, जिससे उनकी गति की दिशा, यहाँ से देखिए जिससे उनकी गति की दिशा बदलती है, जिससे उनकी गति की दिशा क्या होती है, बदलती है। परंतु कुल अणुओं की संख्या नियत होती है, परंतु कुल अणुओं की संख्या क्या होती है, नियत होती है। परंतु कुल अणुओं की संख्या क्या होती है, तो नियत होती है भाई। परंतु कुल अणुओं की संख्या क्या होती है, तो यहाँ से ये नियत होती है भाई। परंतु कुल अणुओं की संख्या क्या होती है, तो नियत होती है। तो गति करते समय ये अणु आपस में या बर्तन की दीवारों से, गति करते समय ये अणु आपस में, देखिए ना, ये जो अणु होगा इस तरीके से आप लोगों के पास, इस तरीके के बेस में आप लोग पास होगा इस तरीके से। तो गति करते ये अणु आपस में या बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, जिससे उनकी गति की दिशा बदलती रहती है, परंतु कुल अणुओं की संख्या नियत होती है। ठीक है, तो इस बेस पे होता है। और छठवां नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, क्या होता है, अणुओं के मध्य संघट होता है, मतलब टकराना, संघट। अणुओं के मध्य संघट, टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है। पूर्णतः क्या होता है भाई, प्रत्यास्थ होता है। पूर्णतः क्या होता है, तो ये आप लोगों का प्रत्यास्थ होता है। टक्कर के समय उनके मध्य आकर्षण, या प्रतिकर्षण बल नहीं लगता। तो अणुओं के मध्य संघट के समय, मतलब टक्कर के समय, पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है, क्योंकि प्रत्यास्थ हम लोग पढ़ चुके हैं। टक्कर के समय उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है, मतलब अगर पॉजिटिव, अगर प्लस है तो यहाँ पर प्रतिकर्षण होता है, रिपल करेंगे एक दूसरे को रिपल करते हैं। माइनस है, नेगेटिव चार्ज है, फिर भी रिपल करते हैं, लेकिन एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे। तो गति करते समय ये अणु आपस में या बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, जिससे उनकी गति की दिशा बदलती है, परंतु कुल अणुओं की संख्या नियत होती है। अणुओं के मध्य संघट, टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है। टक्कर के समय उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगता, और सातवां नंबर में हम लोग ये चीज पढ़ते हैं भाई कि दो अणुओं के मध्य संघट क्षणिक होता है। दो अणुओं के मध्य संघट क्या होता है, क्षणिक होता है। दो अणुओं के मध्य संघट क्या होता है, क्षणिक होता है। अर्थात टक्कर का समय उनके द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक चलने में लिए गए समय की तुलना में क्या होता है, बहुत ही नगण्य होता है। नगण्य होता है। तो दो अणुओं के मध्य संघट क्षणिक होता है। दो अणुओं के मध्य जो संघट होता है वह क्या होता है, क्षणिक होता है। अर्थात टक्कर का समय उनके द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक चलने में लिए गए समय की तुलना में नगण्य होता है। क्या होता है, नगण्य होता है। तो दो अणुओं के मध्य संघट क्या होता है, क्षणिक होता है भाई। दो अणुओं के मध्य संघट क्या होता है, क्षणिक होता है। अर्थात टक्कर का समय उनके द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक चलने में लिए गए समय की तुलना में क्या होता है, बहुत ही नगण्य होता है। बहुत ही क्या होता है भाई, नगण्य होता है। बहुत ही क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को हम लोग देख लिए कि अणुओं के मध्य संघट, टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है। टक्कर के समय उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है, बल्कि दो अणुओं के मध्य संघट क्षणिक होता है। अर्थात टक्कर का समय उनके द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक चलने में लिए गए समय की तुलना में क्या होता है, बहुत ही नगण्य होता है। बहुत ही क्या होता है, नगण्य होता है। तो गति से रिलेटेड ये जो आप लोगों के अणुगति सिद्धांत से रिलेटेड जो आप लोगों को वीडियो लेक्चर था, यहीं पर ये फिनिश होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे गैस के दाब क्या होती है, गैस के दाबों की स्थिति क्या होती है, गैस के दाब के निराकरण किस तरीके से करते हैं, गैसों की स्थिति क्या होती है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इस गति से जो आप लोगों को अणुगति के सिद्धांत से रिलेटेड जो भी गुण था, उसका क्या दोष था, उसका किस तरीके से स्थिति था, इसके बारे में हम लोग एनालिसिस किए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं गति का दाब के बारे में। तो इस क्लास को हम लोग इसी वीडियो लेक्चर में फिनिश करते हैं। नेक्स्ट कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।